हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सुबह 10 बजे मदर सेंटर कंटेंट पोस्ट करती हूँ। याद रखना, सुबह 10 बजे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है बेबी वैक्सीनेशन के ऊपर। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी चीज़ें अभी तक मैं समझ पाई हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। हृदयांशी जब हुई, यानी जब मेरी डिलीवरी हुई, हमारा डिस्चार्ज होने से पहले मेरे हॉस्पिटल की तरफ से मुझे 5-6 चीज़ें मिली थी, जिसमें एक मेरा डाइट चार्ट था और हृदयांशी के डॉक्यूमेंट से साथ ही में थी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक क्या होता है? ये एक छोटी सी बेबी बुक होती है जिसमें 0 डे से, यानी जिस दिन आपकी पहले वैक्सीनेशन लगती है बच्चे को, उस दिन से 10 साल तक जितनी वैक्सीनेशन लगनी होती हैं उन सब की डिटेल्स और वहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं कि आप डेट वाइज उसे एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो कि आपको और आपके पीडियाट्रिशियन को आने वाले फ्यूचर में दिक्कत ना हो कि पिछली वैक्सीनेशन कौन सी लगी थी और अब आगे कौन से लगने वाली। ये एक बहुत ही ज़रूरी बुक होती है जो कि आपको सालों तक काम आने वाली है। तो जब हमारे हॉस्पिटल वालों ने मेरे को ये दी थी तो उन्होंने समझाया था कि आप जब भी वैक्सीनेशन करवाओ ये आप बुक अपने साथ लेके जाओगे और इसमें डेट जिस दिन आपकी वैक्सीनेशन हुई है और जो अगली डेट है उसमें आप जहाँ से भी करवाओगे तो आप वो मेंटेन करवाओगे। अगर आपके पास नहीं है या आपके हॉस्पिटल वालों ने प्रोवाइड नहीं करी, इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप ही जो छोटी सी रिकॉर्ड बुक आप बना सकते हो। राइट आफ्टर बर्थ कुछ टेस्ट होते हैं और साथ ही में आपके बच्चे की पहली वैक्सीनेशन उसी हॉस्पिटल से हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हो तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, नहीं तो वो आपको एक्नॉलेज कर देंगे कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं होती, तो आपको कहाँ से करवानी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी ड्यूरेशन और टाइमिंग्स क्या क्या होती हैं और क्या हम कहीं बिजी हो या कुछ हो तो इससे आगे पीछे करवा सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। पहली बात, इस वैक्सीनेशन को बिल्कुल टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। आपके बेबी की इम्यूनिटी का सवाल है। पहले 2 साल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और अब तो वैसे भी जैसे कोविड और अलग अलग वायरसेस आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के दिए हुए टाइम पे ही वैक्सीनेशन करवाएं। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो रिकॉर्ड बुक में मेंटेन होती है। यानी जब हृदयांशी की फर्स्ट वैक्सीनेशन लगी थी तो उन्होंने हमें अगली डेट पहले ही बता दी थी कि आपको ये 3 से 4 दिन के बीच में वैक्सीनेशन लगवानी है। आप साइड में रिकॉर्ड बुक की पूरी वीडियो देख रहे होगे, आप इसमें डेट्स देख सकते हो कि उन्होंने एडवांस में लिख दी थी और उस वैक्सीनेशन के आगे एक छोटी सी चिप लगा दी थी जिससे जो दूसरा डॉक्टर हो उसे समझ आ जाए कि बच्चे को कौन सी वैक्सीनेशन दी है। तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ये कब से कब तक होती है। हृदयांशी अभी 2 साल की होने वाली है और अब उसकी 2 साल तक की सारी वैक्सीनेशन पूरी हो गई है। हृदयांशी के पीडियाट्रिशियन ने ये बोला है कि अब जो इसकी वैक्सीनेशन शुरू होंगी वो बूस्टर डोज होंगी और वो तब होंगी जब ये 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी और चौथे साल में लगेगी। तो ये पहले 2 साल तक होती है, फिर 4 साल के बाद से आगे होती है। अगला क्वेश्चन है ये वैक्सीनेशन किस फॉर्म में होती हैं और अगर इंजेक्शन के फॉर्म में है तो कहाँ लगेंगी। तो जो वैक्सीनेशन है वो पोलियो वाली मेरे ख्याल से सिर्फ ओरल देते हैं, बाकी सारी वैक्सीनेशन इंजेक्टेड होती हैं, यानी इंजेक्शन वाली होती हैं और वो लेफ़्ट थाई पे ज़्यादा लगाते हैं। मैंने कभी कभी देखा है कि राइट थाई पे लगा दी, अगर 2 लगानी है तो दोनों थाइस पे लगती हैं, बट बच्चों के आई गेस बम पे लगानी कम प्रेफर करते हैं क्योंकि बच्चों को सीधा लेटना होता है या आपको इतना छोटा बच्चा बोल के नहीं बता सकता कि उसको दर्द हो रहा है। तो इंजेक्शन में वो प्रेफर करते हैं कंधे दोनों, लेफ़्ट या राइट, और या थाइस। अगला क्वेश्चन है, अब आपका बच्चे की वैक्सीनेशन हो गई है और अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, इरिटेट हो रहा है या बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है तो क्या करें। ये आपको आपके पीडियाट्रिशियन भी ज़रूर बताएंगे। तो आप यूज़ कर सकते हो कोल्ड प्रेस। कुछ मत करो, थोड़ा सा एक आइस को ले लो एक कपड़े में, सूती कपड़े में, नॉर्मल कपड़े में, और हल्का हल्का बच्चे को प्रेस करते रहो। वहाँ थोड़ी सी रेडनेस भी आ सकती है। 2-3 दिन बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो सकता है क्योंकि अब वो आपको बोल के तो बता नहीं सकता, वो सिर्फ रो सकता है। उस टाइम पे आप कोशिश करो जहाँ पे भी वो इंजेक्टेड एरिया है घर में सबको बता दो कि वहाँ टच ना हो। बच्चे को गोद लेते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहो कि वहाँ उसे दर्द ना हो। 1.5 से 2 दिन, मतलब 2 दिन तक तो बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी सा हो जाता है, थोड़ा
मतलब इरिटेटेड सा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है और वो रोने के अलावा आपको कैसे बताएगा। वैसे आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया होगा कि ये वाली क्रोसिन ड्रॉप देनी है, और ये एज के अकॉर्डिंग इसकी डोज कम या ज़्यादा होती है। हृदयांशी को जब हम स्टार्टिंग में देते थे तो 0 पॉइंट कुछ ml देते थे, करते करते 1 ml पे आए, 1 से 2 ml पे आए, वो एज के अकॉर्डिंग होता है। आपके पीडियाट्रिशियन आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। बट क्रोसिन मेरे को लगता है देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक तो बच्चे को नींद आ जाती है। इंजेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चा सोने में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और फिर ऑब्वियस सी बात है जब उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो रोता ही रहेगा, क्रैंकी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा। तो क्रोसिन की ड्रॉप्स की जो डोज़ है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना। वैसे सबके डॉक्टर्स यही वाली क्रोसिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है और साथ ही में बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है, वो सूद हो जाता है और सो जाता है। और जब बच्चा सो रहा है तो उसकी जो पेन है वो भी कम रहेगी। अब आपके बच्चे की वैक्सीनेशन हो गई, अब वो थोड़े दिन 2 दिन परेशान है। अगर आपको लगता है कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा उसे बुखार हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो रहा है, या उस जगह पे नील पड़ गया है, स्किन स्वेल हो रही है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करें। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि ठीक है 1.5-2 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। अब हृदयांशी के साथ क्या केस था, हृदयांशी के साथ ये सीन था कि वो एक दिन तो बहुत इरिटेट रहती थी, पूरे दिन मम्मा 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 करती थी, या मतलब मेरे साथ ही रहती थी, और नेक्स्ट डे तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। तो मुझे दिन में उसे सिर्फ एक बार ही क्रोसिन देने की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपके बच्चे की। अगर आपको लग रहा है 100 से ऊपर उसे फ़ीवर है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसे दोबारा दे सकते हो क्रोसिन, जो भी उन्होंने डोज प्रिस्क्राइब की है। पर मिनिमम 6 से 7 घंटे का गैप ज़रूर रखना दोनों डोसेज में। अगला क्वेश्चन आता है, अगर हमारे बच्चे की कोई दवाई चल रही है और उसके बीच में उसकी वैक्सीनेशन हो गई, तो क्या हम उसके बाद वो दवाई कंटिन्यू करें, या 2 दिन का पॉज लें, या क्रोसिन के साथ वो दवाई दें? अब मैं आपको बताऊं, जब हृदयांशी के दांत निकलने शुरू हुए थे तो मैं उसे कैलकेरिया फास्ट दे रही थी। उस पर भी मैं वीडियो एक जल्दी लेके आऊँगी। वो दवाई होती है जिससे दांत निकलने में थोड़ा सा बच्चे के लिए ईजी रहता है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि उस टाइम पे इसके वैक्सीनेशन के टाइम पे मैं क्या इसे कैलकेरिया फास्ट दे सकती हूँ और क्रोसिन भी दे सकती हूँ, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा टेंशन में थी कि एक होम्योपैथी है और एक एलोपैथी है, तो उन्होंने बताया कि डेली रूटीन की जो दवाइयाँ हैं वो चलती रहने दो, ये वैक्सीनेशन 2 दिन का प्रोसीजर होता है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना। अब कुछ पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि मेरे बच्चे ने थाइज़ में या कंधे में वैक्सीनेशन लगवाई है और वो चलता है, तो उसके कहीं चोट ना लग जाए, हम 2 दिन तक उसे बेड पे बिठा के रखेंगे या उसे किसी तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे, तो ये गलत है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहा है, वो खा रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, उसके पैर में दर्द हो रहा होगा या वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा होगा, बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो वो नेचुरली उस काम को नहीं करेगा। अगर वो खेल रहा है, वो वॉकर यूज़ कर रहा है, जैसे हृदयांशी के टाइम पे हुआ था, जब उसकी वैक्सीनेशन चल रही थी 7वें 8वें महीने की, तो हमने उसे वॉकर इंट्रोड्यूस करवा दिया था। 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसकी वैक्सीनेशन वाली जगह पे, थाइस पे टक्कर लग गई या टच हो गया, तो ठीक है, 2-4 मिनट के लिए बच्चा रोएगा, थोड़ा परेशान होगा और फिर ठीक है। तो आप उसे फोर्सफुली कुछ मत करो, ना कि उसे ज़बरदस्ती भेजो कि हाँ भाई खेल ले, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल हो जा, और ना ही आप उसे किसी चीज़ से रोको। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन, कौन सी वैक्सीनेशन अच्छी है, पेनफुल या पेनलेस? मैं आपको पेनफुल और पेनलेस वाले इंजेक्शन्स में डिफरेंस बता रही हूँ, उसके बाद ये आपका बजट और आपकी चॉइस होगी कि आपको बच्चे को कौन सा लगवाना है। और मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि मैंने पेनलेस वैक्सीनेशन क्यों करवाई है हृदयांशी की। मान लो अगर आपकी एक पेनफुल वाली वैक्सीनेशन है 10 रुपये की, तो आपकी पेनलेस वाली वैक्सीनेशन आपको पड़ेगी 1000 या 2000 रुपये की। वो आपके हॉस्पिटल के एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना रेट है। यहाँ एक मिथ है बहुत सारे पेरेंट्स का कि पेनलेस का मतलब है ना ही दर्द होगा बच्चे को, ना ही बुखार होगा, इसलिए पेरेंट्स बिना सोचे समझे पेनलेस की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो उनके बजट में ना हो, कि बच्चा क्रैंकी ना हो। मैं मानती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे को सब कुछ बेस्ट देना चाहते हैं, पर ये आपकी गलतफहमी मैं क्लियर कर दूँ कि पेनलेस वैक्सीनेशन में दर्द नहीं होता। आप ऑब्वियसली बात है ना, एक लॉजिकली सोचो,
एक बच्चे को सुई लग रही है तो दर्द तो होगा, उस इंजेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ दवाई होगी जो कि बॉडी के अंदर जाएगी, तो फील भी होगा, यानी दर्द भी होगा, बॉडी में सेंसेशन भी आएगी, वो इंजेक्शन जाके रिएक्शन भी करेगा, ब्लड में मिलेगा और जो भी आगे प्रोसीजर है। पर ऐसा नहीं है, पेनलेस का मतलब दर्द नहीं होगा। अब पेनफुल और पेनलेस को ऐसे क्यों बोला जाता है कि ये पेनफुल है या पेनलेस है? मान लो आपकी पेनलेस वैक्सीनेशन की तरफ आप बढ़ते हो, तो वो एक दिन में 4 वैक्सीनेशन है, तो वो 4 जगह लगेगी वैक्सीनेशन, यानी 2 कंधों पे और 2 थाइस पे, तो बच्चा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा, उसे 4 बार ही सुई आप लगवाओगे। पेनलेस में क्या होता है, वो चारों दवाइयाँ एक ही इंजेक्शन में दे दी जाती हैं, इसलिए वो महंगा भी होता है, क्योंकि आपको 4 बारी बच्चों को इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले थाइस पकड़ो, फिर कंधा पकड़ो, फिर वो तो इरिटेट और क्रैंकी होगा ना, इसलिए इसका नाम पेनफुल और पेनलेस है। एक तो आपने इंजेक्शन एक बार ही लगवाया, यानी सुई एक बार ही चुभी, और जो 4 वैक्सीनेशन थी वो एक ही साथ इंजेक्ट हो गई बच्चे की बॉडी में। इससे दर्द का कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बिल्कुल अपने फैक्ट्स क्लियर करके 2 साल के एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रही हूँ। और ये एक और मिथ है जो सबके दिमाग में रहता है कि पेनफुल से बुखार हो जाता है और पेनलेस से बुखार नहीं होता। फिर वही बात मैं रिपीट करूँगी, बुखार होना पहली बात बहुत अच्छी बात है, इससे पता चल जाता है डॉक्टर को भी, और एक बीइंग अ पेरेंट आपको भी पता होना चाहिए कि बुखार होने का मतलब है वैक्सीनेशन बॉडी में काम कर रही है। अब वाइस वर्सा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे को बुखार नहीं हुआ उसकी वैक्सीनेशन ने काम नहीं किया। हम अपना जितना दिमाग लगाते जाएंगे हम उतने ही फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चलो, अपने पीडियाट्रिशियन के हिसाब से चलो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेनलेस लगवाओ। हम टचवुड अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए हमने हृदांशी को पेनलेस लगवाई है। वही रीज़न कि इंजेक्शन बार बार नहीं लगते, 2-3 दवाइयाँ एक साथ इंजेक्ट हो जाती हैं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ही अच्छी पेनफुल है उतनी ही अच्छी पेनलेस है। दोनों में बुखार होता है, उसमें सुइयाँ ज़्यादा लगती हैं, इसमें सुइयाँ कम लगती हैं, बस इतना फ़र्क है, और पैसों का फ़र्क है। ये आपकी खुद की चॉइस है। मैंने बस ये सोच के नहीं लगवाया इसे पेनफुल वाला कि इंजेक्शन ज़्यादा लगेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेनलेस की तरफ जा सकते हो। और एक और बात, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बच्चों की वैक्सीनेशन होती है वो बेस्ट लेवल की होती है। आप ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट से करवाऊंगी तो वहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और ये बात मैं खुद ही बोल रही हूँ, और इस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया होती है, आप कहीं से भी लगवाओ। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट मैंने आज तक कोई लाइफ में ऐसा केस नहीं सुना जिसमें या गवर्नमेंट से या प्राइवेट से लगवाई है और फिर कोई दिक्कत हुई है। अगला क्वेश्चन है जो मैंने कोरा पे पढ़ा था अपनी रिसर्च के थ्रू, कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंजेक्शन के बाद ब्रेस्ट फीड पे होते हुए भी ब्रेस्ट फीड नहीं करते। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। मतलब एक बात है कि बच्चे की बॉडी में चेंज आया है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है उस टाइम पे उसका मन ना हो, इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे 2-4 घंटे का टाइम दो। अगर वो बच्चा सेमी सॉलिड या सॉलिड पे है तो जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है वो बनाओ घर पे जाके, उसे सूद करने की कोशिश करो, उसे डिस्ट्रैक्ट करो, टॉयज़ दिखाओ, क्योंकि वो आपको बोल नहीं सकता। वो बच्चा अंदर से परेशान है, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। उस बच्चे के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, उसको दर्द हो रही है, उसको उस जगह पे इरिटेशन हो रही है, तो आप उसे थोड़ा टाइम दो। अगर ऐसा हो जाता है कि वो 2 दिन तक भी ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से या लैक्टेशन कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हो। लैक्टेशन कंसल्टेंट वो होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को गाइड करते हैं कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, डिलीवरी से पहले ही मेरे पास एक कंसल्टेंट थे जो कि मुझको बता रहे थे कि हमें बच्चे को कैसे होल्ड करना चाहिए और सारी गाइडेंस दे रहे थे। तो ये गवर्नमेंट प्राइवेट का कोई रोल नहीं होता, जहाँ पे भी हो आप जाके उनसे बात कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे अजीब लगा इस चीज़ को कोरा पे पढ़ते हुए, बट हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर मैं एक लॉजिकल रीज़न से आपको देना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके मन में ये क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन ये है, जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं और उस वैक्सीनेशन का असर बॉडी पे हो रहा होता है, तो क्या उस बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है?
तो इसका तो शायद बहुत ही लॉजिकल आंसर को पता है वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। जिस भी डिजीज़ की जो वैक्सीनेशन होती है उसमें इतनी तो बेसिक नॉलेज हम सभी को होती है कि वो वायरस या वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डेड होते हैं या बहुत ही कम बॉडी को हार्म देने वाले होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी, हमारे सेल्स ग्रो कर सकें और इस बीमारी के, इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सकें। इसी को वैक्सीनेशन बोला जाता है। अगर हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ऐसा चांस ही नहीं है कि उस टाइम पे हमें कोई और वायरस लग जाए। मोस्टली ये जो क्वेश्चन था वो ये था, वैक्सीनेशन के बाद क्या कोविड होने का चांस है जब तक 2 दिन तक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार या क्रैंकी हो रहा है। कोविड से और वैक्सीनेशन से कोई लिंक नहीं है। वैक्सीनेशन के दौरान कोविड हो रहा है या उससे पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, और रीजंस बहुत अलग हो सकते हैं। वैक्सीनेशन रीज़न नहीं है कि बच्चे को कोविड हो गया, अगर हो गया तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन लगा, पर मुझे लगा कि शायद कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके मन में ये डाउट हो। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि वैक्सीनेशन के बाद जो 2 दिन होते हैं जिसमें बच्चा परेशान हो रहा होता है, या ये कह लो वैक्सीनेशन काम कर रही होती है अपना, उस टाइम पे कोविड होने का ऐसा कुछ चांस नहीं है। एक और क्वेश्चन था कि हम वैक्सीनेशन के बाद मसाज कर सकते हैं या बच्चे की जो मालिश वाली आंटी हैं उनको हम बुलाएं या ना बुलाएं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके बच्चे की थाई पे या हाथों पे आपने पेनफुल इंजेक्शन लगवाया है तो उसके हाथ स्वेल हो रहे हैं, तो आप उसे टच भी करोगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो मालिश का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो आप बच्चे को गोद में ले रहे हो या किसी तरीके से मालिश करा रहे हो या उसे सूद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप 2-3 दिन रुक जाओ। पोस्ट वैक्सीनेशन केयर कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, बच्चे को ध्यान से गोद में उठाना है, उसके जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसको बहुत ही ध्यान से उस बॉडी पार्ट को रखना है कि गोद में टच होते वक्त, कहीं लेते वक्त, फीड कराते वक्त वो बच्चे को स्किन वो एरिया टच ना हो, जिससे ऑब्वियसली बात है वो टच होगी, वो स्वेल है तो बच्चा रोएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसे मौसम कोई भी हो कोल्ड प्रेस दे सकते हो। एक कपड़े में एक छोटी सी क्यूब ले लो आइस की और उसे हल्का हल्का प्रेस करते रहो। बच्चे को गीला मत होने दो, आप उसे बस कंफर्टेबली प्रेस कर दो। तीसरी चीज़, क्रोसिन मैंने आपको बताई दी, डोज आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करना, और आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेते तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से या पीडियाट्रिशियन से, दोनों से किसी से भी बात कर सकते हो। चौथा, अगर आपको बुखार होता है बच्चे को और वो 2 दिन तक नहीं रुकता या नहीं उतरता, बिल्कुल बच्चा परेशान ही हुए जा रहा है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को 24 घंटे के अंदर अंदर बता देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है बुखार 100 तक है, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा, तो बस क्रोसिन दे दो और उसकी डोसेज अपने डॉक्टर से पूछ लो। कुछ वैक्सीनेशन के नाम हैं जो कि मैंने अपनी रिकॉर्ड बुक में से और थोड़े इंटरनेट से निकाले थे। वो क्या है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटा वायरस, फेन्यूमोल डिजीज़ और डायरिया। इसमें भी और भी बहुत सारे हैं, ये पहले 2 साल तक लगते हैं, सबकी डोसेज अलग है, सब कुछ अलग है। मैं आपको रिकॉर्ड बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक बार हितांशी के साथ ऐसा हुआ था कि जब उसकी वैक्सीनेशन का आई गेस 8th या 9th मंथ में उसकी एक वैक्सीनेशन लगी थी, उसके 15 दिन बाद उसे बुखार हुआ था और वो बुखार बहुत ज़्यादा सीवियर था। तो उन्होंने बोला उस टाइम पे एक जो वैक्सीनेशन लगती है उसका नाम मीज़ल्स होता है और भी अलग अलग होती हैं, वो थोड़ी सी हैवी डोसेज होती है मीज़ल्स वैक्सीनेशन की, उस एज के अकॉर्डिंग वो ज़रूरी होती है। तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे बोला ये जो वैक्सीनेशन होती है ये अपना असर 10 से 20 दिन के अंदर अंदर भी दिखा सकती है। अगर आपको फर्स्ट 2-3 डेज़ में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, क्रैंकी नहीं हुआ, तो आप ये मत सोचना कि वैक्सीनेशन ने अपना असर नहीं दिखाया, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बट 10-15 दिन बाद भी अगर बुखार हो रहा है, हितांशी को आई गेस 12th डे बुखार हुआ था और वो 4 दिन बहुत इरिटेट रही थी, वो उसे बहुत बुखार हुआ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ कोई दर्द वगैरह नहीं थी, पर वो बुखार की वजह से बहुत परेशान रही। तो जब मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को बोला, सो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि सिर्फ 2 वैक्सीनेशंस होती हैं जो 10 से 15 दिन के गैप में अपना असर दिखा सकती हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर को फ़ोन करो, वो आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आपको रास्ता दिखा देंगे। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे। अगर आपका वैक्सीनेशन को लेके या रिकॉर्ड बुक को लेके कोई और क्वेश्चंस क्वेरी हैं
तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ। मैं ये वीडियो शूट करने से पहले अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करती हूँ हर तरीके का, उसके बाद नोट्स बनाती हूँ और उन्हें क्रॉस चेक करती हूँ इंटरनेट पे और अलग अलग वेबसाइट्स पे। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ वो 100% मेरा एक्सपीरियंस है और बाकी थोड़ी सी नॉलेज है जो कि मैं कहीं ना कहीं से गैदर कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल मदर हूँ जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाती रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी शिकायत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक बोल सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।